हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद को स्पष्ट करते हुए इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख मंत्रियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री व उसकी परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। औपचारिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने के बावजूद वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, राजनीतिक एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता इत्यादि। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले, कैबिनेट मंत्री। तो यद्यपि मूल संविधान में कहीं पर भी कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस शब्द को अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं। इन्हें मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है और वास्तव में यही नीति निर्धारक होते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। ये मंत्रिमंडल स्तर के नीचे के मंत्री होते हैं। यद्यपि तकनीकी तौर पर इनमें और कैबिनेट के मंत्रियों में कोई अंतर नहीं होता है तथा इनके वेतन भत्ते भी समान होते हैं, किंतु व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। पहला, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और दूसरा वे राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया गया। तीसरे हैं उप मंत्री। ये तृतीय स्तर के मंत्री होते हैं जो या तो कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं, यद्यपि इन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। चौथे होते हैं संसदीय सचिव। ये मंत्रिपरिषद में अंतिम श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री के साथ उनकी सहायता हेतु नियुक्त किए जाते हैं और इनके पास कोई विभाग नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है मंत्रिपरिषद का गठन तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। इसके पश्चात वह प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दूसरा, आयोगों के गठन की शक्ति। तो राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के आयोगों को गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की दशाओं में सुधार हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, राजभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए राजभाषा आयोग का गठन, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए अनुसूचित जाति आयोग तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विषयों पर रिपोर्ट देने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर सकता है। तीसरी शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को संघ एवं राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति करता है: महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इन सबकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है तथा वहीं उनको पदमुक्त कर सकता है। चौथी शक्ति है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा उसे उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति भी प्राप्त होती है। तीसरा प्रश्न है संसद सदस्यों की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं के निर्धारण की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 व जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संसद सदस्य चुने जाने के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो इसमें योग्यताएं हैं, संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चौथा, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुरूप इस प्रयोजन हेतु शपथ लेनी होती है। और पांचवा, उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई हों। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित योग्यताएं क्या है। तो इसमें पहली है कि व्यक्ति को राज्य या संघ शासित क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। और दूसरा, यदि कोई नागरिक किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं अयोग्यताओं की। तो संविधान द्वारा घोषित अयोग्यताएं हैं कि अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह लाभ का पद धारण करता है। दूसरा, दिवालिया घोषित हो गया हो। तीसरा, विकृत मानसिकता का हो। चौथा, किन्हीं कारणों से भारत का नागरिक ना हो। पांचवा, संसदीय विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा अयोग्य घोषित होते हैं। चुनाव में भ्रष्ट आचरण हेतु ठहराया गया हो। दूसरा, निश्चित समय अवधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो। तीसरा, ऐसे किसी निगम या संस्था से लाभ के पद पर हो जिससे सरकार की हिस्सेदारी 25% हो। चौथा, किसी अपराध हेतु 2 वर्ष या अधिक की सजा हुई हो। पांचवा, भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवाओं में बर्खास्त कर दिया गया हो। अगला प्रश्न है चौथा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। तो भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान इस प्रकार है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां आज भी लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। अतः इनके विकास और उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है और इन्हीं प्रावधानों का वर्णन संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जो इस प्रकार है कि पहला, इनके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। इस प्रकार राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र व क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने और उसकी सीमाओं में नाम परिवर्तन का अधिकार है। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित राज्य का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इन क्षेत्रों में केवल प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। इन क्षेत्रों में जनजातीय के कल्याण और उन्नति के संबंध के विषयों पर सलाह देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।
और राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विधान उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। 6वीं अनुसूची के अनुसार जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। जैसे ये क्षेत्र स्वशासी जिलों के रूप में गठित किए जाएंगे। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार होता है। प्रत्येक स्वशासी जिले में जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद का गठन किया जाएगा। राज्यपाल जिला परिषद तथा प्रादेशिक परिषद को कुछ वाद या विचारक की शक्ति दे सकता है। जिला परिषद तथा प्रादेशिक भू राजस्व के निर्धारण तथा संग्रह करने की तथा कुछ विशेष करों को अधिरोपित करने की शक्ति होगी। और अंत में 5वां प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के महत्व को समझाते हुए उसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। जो भाग 15 है वह चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन के लिए एक निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व, तो इसका महत्व है कि यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानना है, अर्थात चुनाव से या चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करना है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता एवं कुशलता के साथ चुनाव संचालित करता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारों और उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया तथा शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है। देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब जानते हैं चुनौतियों के बारे में। तो पहली चुनौती रहती है आधुनिक समय में राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती राजनीतिक व अपराधीकरण भी चुनाव आयोग के लिए एक प्रमुख चुनौती है। तीसरा, चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। चौथा, निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने की पर्याप्त शक्तियों का अभाव है। पांचवा, वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। छठवां, हाल ही के वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रही है। और अंत में सातवां, आजकल ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आई है। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ आपके प्रश्नोत्तर और मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।